अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में इंटरनेशनल तलबा की आमद का सिलसिला जारी है और बरतानवी यूनिवर्सिटियां, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या मरहून मिन्नत हैं अपनी रेवेन्यू जनरेशन के लिए इंटरनेशनल तलबा की, क्योंकि अभी हाल ही में जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जानिब से ये भी कुछ अनाउंसमेंट सामने आई थी कि आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी इमिग्रेशन में भी कुछ कमी लाई जाएगी। अब ये पॉलिसी, इसको लेकर हमने अहाता करने की हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि बरतानिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कितनी डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल तलबा पे, बिलखुसूस अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। यूकास एंड कॉलेज बोर्ड की नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 88% तलबा ने बरतानिया को तालीम के लिए साजगार समझा है। और उनका ये कहना है तलबा का, अगर हम उनकी कॉमनैलिटी देखें, जो मुश्तरका उनकी राय सामने आती है, तो वो ये समझते हैं कि बरतानिया दीगर ममालिक के ज़रिए तलबा के लिए इसलिए भी बेहतर रहा कि वहाँ के जो हालात थे इस पेंडेमिक के दौरान, वहाँ की जो पॉलिसीज़ थी हुकूमत की और रियासत की, उनके लिए जो तलबा हैं, तलबा के लिए वो खासी बेहतर रहीं। और मुस्तहकम एकेडमिक साख जो है बरतानिया की, वो एक वजह बन रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा बरतानिया में दाखिलों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के तलबा के अगर हम व्यूज़ की बात करें तो 75% पाकिस्तान से आने वाले तलबा का ये कहना है कि बरतानिया में उनके दाखिलों के लिए फ़ैसला करने की बड़ी अहम वजह अंदरून मुल्क के मुकाबले में बैरून मुल्क पाया जाने वाला मयार तालीम है। यानी वो ये समझते हैं कि बरतानिया जैसे मुल्क में पाकिस्तान की निस्बत जो तालीम का मयार है वो बहुत बुलंद है। बाकी 5% तलबा ऐसे भी हैं जो जाते तो तालीम की गर्ज से हैं, लेकिन उनका असल मकसद वहाँ पे जॉब हासिल करना है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो बरतानिया को पाकिस्तान जैसे ममालिक और दुनिया के बहुत से ममालिक इसलिए भी जन्नत तस्वुर करते हैं कि वहाँ की जो इकॉनमी है वो मुस्तहकम है, वहाँ का एक सिलसिला है, और उनके मुकाबले में, उनके अपने मुल्क के मुकाबले में बरतानिया में जो वो पैसा कमाते हैं उसकी वैल्यू भी, उसकी पैरिटी भी खासी बेहतर है। UCAS के सर्वे में ये भी पता चला है कि 2/3 से ज़ायद यानी 69% इंटरनेशनल तलबा सेल्फ़ फंडिंग पर इन्हिसार करते हैं और दाखिलों के लिए अप्लाई करने का इरादा रखते हैं। ये अब कुछ हक़ाइक़ हैं जो सामने आ रहे हैं। और अगर कुछ मैं मज़ीद इस पर बात करूँ, बरतानिया में हाई टैरिफ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और हाई टैरिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए बाज़ ममालिक के जो तलबा हैं वो बहुत खुशी के साथ अप्लाई करते हैं। सिंगापुर, चीन और मलेशिया में तकरीबन जो 70% से ज़्यादा तलबा हैं वो बरतानिया की हाई टैरिफ यूनिवर्सिटीज़ को तरजीह देते हैं। और इसमें अगर मैं मज़ीद आपको ये बताऊं कि निस्फ़ से ज़ायद इंटरनेशनल तलबा को UCAS ने 2021 के ज़रिए बरतानिया में तालीम के लिए कबूल किया था, जो चीन, भारत, हांगकांग, मलेशिया, पुर्तगाल, अमरीका और आयरलैंड से आए थे। और हर 9 में से 2 तलबा चीन से आए थे। हालिया बरसों में बरतानिया में तालीम हासिल करने के लिए नाइजीरिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब से भी दरख्वास्तों में इजाफ़ा देखने में आया है। ये तो जो दुनिया भर के ममालिक से तलबा बरतानिया जाना चाहते हैं तालीम की गर्ज से, लेकिन बरतानिया के अंदर की अगर हम बात करें तो एक जानिब बरतानवी हुकूमत की वो पॉलिसीज़ हैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन को डिस्करेज कर रही हैं, और अब स्टूडेंट्स वीज़ा में भी कुछ जो पॉलिसी है उसको टाइट करने पे गौर किया जा रहा है। अब इन हालात में क्या बरतानिया, जब इतना ज़्यादा उनकी यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड्स मिल रहे हैं, फ़ीसेस मिल रही हैं, क्या इस बात का मुतहम्मिल होगा कि वो अपनी पॉलिसी को सख्त करे? इन्हीं सारे मामलात पे हम बात करेंगे। भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर तालीम हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद भट्टी साहब आपका। अमानत अली अंजुम साहब माहिर तालीम हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अमानत साहब आपका। बैरिस्टर राशिद असलम साहब हैं, माहिर कानून हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, ये बताइएगा, ये अहाता भी हमने अपने इब्तदाइये में किया है, ये जो रिपोर्ट्स है यूकास की, ये तो ये बताती है कि बरतानिया अभी भी अपने मयार तालीम की वजह से, अपनी एकेडमिक साख की वजह से लोगों के लिए मोस्ट डिज़ायर मुल्क है स्टूडेंट्स के लिए। आप समझते हैं कि जो अंदरून के हालात हैं, बरतानिया के अंदर के जो हालात और मामलात हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि क्राइसिस दर क्राइसिस, खा वो पॉलिटिकल हो या खा वो कोविड-19 का पेंडेमिक हो या इकनॉमिक हो या एनर्जी हो, वो बरतानिया उससे दो चार रहा है। क्या अभी भी जो बरतानिया के अपने हालात हैं वो साजगार हैं इंटरनेशनल तलबा के लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं बताऊँ आपके, अब जो है ये तकरीबन पिछले 1 साल से जो है वो बरतानवी हुकूमत ने पॉलिसी चेंज की थी, और उससे जो है वो स्टूडेंट है बड़ी तादाद के अंदर आना शुरू हो गए। और इससे पहले जो है वो स्पेशली पाकिस्तान और
دوسرے کنٹری سے جو ہے وہ آپ ساؤتھ ایشیا سے کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کم تھے، لیکن اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ایک بڑی تعداد کے اندر آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ ہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جابس کے ایک تو نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ برطانیہ کی جو معیشت ہے اس کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ہاؤسنگ انڈسٹری سے لے کر جو عام جو لوگ ظاہر ہے اسپینڈنگ کرتے ہیں جب وہ یہاں پر آتے ہیں، فیسز، اور یونیورسٹی کی جو بہت ساری ایسی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جن کا انحصار جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی جو فیسز کے اوپر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب پینڈیمک کے دوران جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس دنیا بھر سے کم آ رہے تھے تو کافی زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز نے جو ہے وہ کافی زیادہ اس پر شور مچایا تھا کہ اس سے جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ کافی مالی مشکلات کا شکار ہے۔ اب گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے کرائسس چل رہے تھے، جابس کے کرائسس تھے، اس کے علاوہ جو فارمر ہیں کافی فیلڈز کے اندر جو ہے وہ کرائسس چل رہے تھے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن کی قوانین کے اندر، جس کے بعد جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر ساؤتھ ایشیا سے میں کہوں گا اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد کے اندر آ رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف برطانیہ کی جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ یہاں کی اکانومی جو ہے وہ اس کو ایک بوسٹ مل رہا ہے۔ تو میرے خیال سے ابھی بھی جو نئی گورنمنٹ ہے ان کو اسٹوڈنٹس کے اوپر ویزوں کے اوپر پابندی نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ان کو تھوڑا سا مزید ریلیکس کرنا چاہیے تاکہ انلیگل جو انٹری ہے اس کنٹری کے اندر وہ ڈسکریج ہو، اور لوگ جو ہے وہ لیگل طریقے سے آ کر جو ہے وہ برطانیہ کی اکانومی میں بڑا حصہ ڈال سکیں۔ جی ٹھیک ہے غلام حسین امان صاحب، آپ سے مزید بات بھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنے دیگر مہمانوں سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ زاہد بھٹی صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں، یہ بتائیے گا اب ہم جس طرح یہ رپورٹس دیکھ رہے ہیں، اسیسمنٹ رپورٹس ہیں، سروے رپورٹس ہیں، برطانیہ کو سٹوڈنٹس ابھی بھی سمجھتے ہیں اپنے مختلف اکیڈمک ساخت کی وجہ سے، بلند معیار تعلیم کی وجہ سے، وہاں کی جو حکومتی ریاستی پالیسیز ہیں اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ جائیں، لیکن اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے کچھ پالیسیز ایسے آ رہی ہیں کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو ڈسکریج کریں گے۔ اس کا برطانیہ کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ جی باسی صاحب، آپ کا سوال تو جو ہے آج کل جو ریمرز چل رہی ہیں برطانیہ میں ہوم آفس کی پالیسیز کے مطابق، بٹ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ورک پرمٹس، پی ایس ڈبلیوز اور ڈفرینٹ چیزوں کی وہ تھیں فیسلٹیز، پھر اس کے بعد ڈگری میں فردر ڈگری کے اندر جانے کے لیے پی ایچ ڈی کی آفرز مل جاتی تھیں اسٹوڈنٹس کو۔ بٹ برطانیہ کا جو نظام تعلیم ہے وہ ایک منفرد نظام تعلیم ہے۔ آپ اگر اس کو کمپیئر کریں یورپ کے ساتھ تو وہاں پر شاید فری ایجوکیشن ہے، بٹ اسٹوڈنٹس کے لیے آلویز پریفرنس یو کے رہتی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ انگلش لینگویج، دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے مشکل سے 3% یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کی عمر 50 سال سے کم ہے، باقی سب 200، 300، 400 سال والی یونیورسٹیز ہیں، اور ان کا ایک ریپیوٹیشن ہے، ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ ان یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی ڈگری کی ریکگنیشن ہے، نہ صرف برطانیہ کے اندر بلکہ باہر بھی۔ اور یہ جو ابھی نئی پالیسیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان پالیسیز سے جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، جو ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ورک پرمٹ کی اپرچونیٹیز موجود ہیں، اس کے لیے دوسری اپرچونیٹیز موجود ہیں، یو کے اندر اور یو کے سے باہر اپرچونیٹیز موجود ہیں۔ اس لیے اسٹوڈنٹس کو اپنے تعلیم کی طرف فوکس ہو کے دیکھنا چاہیے اور ان اپرچونیٹیز کو ضرور اویل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، اور جو بیسکلی اگر دیکھیں ریئل ٹائم انویسٹمنٹ ہے ان کی جو فیس کی مد میں وہ پے کر رہے ہیں، ان کو ایک اچھا ریٹرن ہے۔ یو کے ایجوکیشن always a good investment for all the students those are interested to go United Kingdom۔ جی ٹھیک ہے زاہد صاحب، آپ نے بڑا اچھا اس کو ایلیبریٹ کیا۔ میں امانت علی انجم صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ امانت صاحب، یہ تو اب کچھ پالیسیز کی بات ہے، لیکن اوورآل اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، اور میں اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کروں گا، یہ جو یوکاس کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 75% جو پاکستانی طلبہ ہیں وہ تعلیم کی غرض سے ہی جانا چاہتے ہیں،
آپ نے یہ جو ٹرینڈ ہے، پہلے لوگ برطانیہ کسی بھی بہانے سے جانا چاہ رہے ہوتے تھے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو یا کچھ اور، ان کا مقصد نوکری کرنا ہوتا تھا، بتدریج اس ٹرینڈ میں کب بدلاؤ آیا ہے کہ اب خالصتاً لوگ تعلیم کی نیت سے ہی برطانیہ کا رخ کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی جی ہوا یوں ہے کہ جیسے یو کے ایجوکیشن جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں دبئی میں بے تحاشا یو کے یونیورسٹیز، برمنگھم سٹی یونیورسٹی چلی گئی ہے، مالٹا میں چلی گئی ہے، موریشس میں چلی گئی ہے اور انڈیا میں چلی گئی ہیں. تو یہ جب یو کے یونیورسٹیز پوری دنیا میں ایکسپینڈ کر رہی ہیں تو اس لحاظ سے بھی جو یو کے ایجوکیشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب بریکسٹ سے پہلے یورپ سے ہر بندہ جو ہے وہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آتا تھا اور اپنا کام شروع کرتا تھا. اب بریکسٹ کا ایک سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ ان ممالک کے لیے جیسے کہ پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ 10,000 to 20,000 پر اینم، ایسے بھی پاکستان سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو کہ یونیورسٹی آف مینچسٹر، آکسفورڈ، کیمبرج، UCL، کنگس میں پڑھ رہے ہیں جو کہ رسل گروپ یونیورسٹیز ہیں، اور وہاں پر فیس جو وہ 20 سے 30,000 پاؤنڈز تک ویری کرتی ہے. تو ایک یو کے کی اکانومی کے لیے یہ بہت بڑی ایڈیشن ہے. اور پھر ان کو وہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب یہاں کام کرتے ہیں تو ان کی اکانومی میں فردر اضافہ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایک بہت بڑی ایک اویئرنیس آ رہی ہے یو کے ایجوکیشن سسٹم کے لحاظ سے. اور یو کیس جو ہے یونیورسٹی کالج ایڈمیشن سروسز جو کہ ایک چیریٹی ہے اور اس کی صرف 1 اپلیکیشن کی فیس 26 پاؤنڈز ہوتی ہے. پوری دنیا سے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ یو کیس کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں. پاکستان چونکہ ایک پوسٹ گریجویٹ مارکیٹ ہے اور پاکستان سے انڈر گریجویٹس کے لیے کم لوگ آتے ہیں اور پوسٹ گریجویشن کے لیے زیادہ آتے ہیں، تو اس لحاظ سے پاکستانی طلبہ کے لیے بھی بہت زبردست ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اور آپ صرف 1 سال پڑھنے کے بعد یہاں پر 2 سال کا گریجویٹ روٹ جسے پوسٹ اسٹڈی ورک کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک اوپن ورک پرمٹ آ جاتا ہے اور آپ یہاں پر کسی جگہ پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کو اسپانسرشپ کی ٹیئر 2 کی طرح ضرورت نہیں ہوتی. whenever you want to change your job you can change your job. اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں you can work as employed or as صحیح ہے. اس پہ ذرا امانت صاحب اس پہ ذرا آگے چل کے مزید بات کرتے ہیں. میں بیرسٹر راشد صاحب کی طرف آؤں گا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح ایک تو ہم نے پالیسیز کی بات کی، دوسرا جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اوور آل ابھی بھی رجحان بہت زیادہ ہے. اب اس بڑھتے رجحان کی کیا وجہ ہے؟ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 میں سے 2 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چین سے آ رہے ہیں. کیا چین کا پاپولیشن فیکٹر ہے یا پہلے بھی چین کا یہی رجحان ہوتا تھا، یا چائنیز جو ہیں وہ امریکہ کے نسبت ترجیح دیتے ہیں برطانیہ کو؟ جی بہت شکریہ. اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو یو کے کی جو یونیورسٹیز ہے اس کی گلوبل رینکنگ ہے. جیسے کیو ایس کی رپورٹ جو 2022 کی ہے اس میں جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں اس میں 4 یونیورسٹیز یو کے سے بلانگ کرتی ہیں. اس میں بھی جو پہلی 3 یونیورسٹیز ہیں ٹاپ 3 یونیورسٹیز اس میں 2 یونیورسٹیز جو ہیں وہ یو کے. بیرسٹر کلامی کی معافی، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بیرسٹر راشد صاحب، بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور سوال یہ تھا کہ یہ جو چائنیز طلبہ ہیں کیا ریزن ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جی اس میں جس طرح میں نے بتایا ایک تو گلوبل رینکنگ ہے. یو کے کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ٹاپ 4 یونیورسٹیز جو ہے ورلڈ کی جو رینکنگ ہے اس میں ٹاپ 4 یونیورسٹیز یو کے سے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری، چائنیز طلبہ ابھی سے نہیں بہت عرصے سے یہاں پہ ہیں. جیسے جب ہم آئے تھے 20 سال پہلے تو اس وقت بھی چائنیز طلبہ کی تعداد ہمارے جو یونیورسٹی تھی اس میں بہت زیادہ تھی، باقی لوگوں سے زیادہ تھی. اس سے پہلے انڈونیشین طلبہ ہوتے تھے. اس کے بعد چائنیز گورنمنٹ نے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ دینا شروع کی، اسکالرشپ دینا شروع کی، جس کی وجہ سے چائنیز طلبہ یونیورسٹیز میں یہاں پہ آئے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یو کے کی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں تو آپ گلوبل ریچ میں
آ جاتے ہیں. مینس کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں کہیں جاب کرنا چاہیں یا دنیا میں کہیں بھی جاب کرنا چاہیں تو آپ کو پرائیورٹی دی جاتی ہے ڈیو ٹو ایجوکیشنل سسٹم آف دی UK. کیونکہ یہاں پہ اگر یونیورسٹی سے کوئی پڑھا ہوتا ہے تو مینس ایک امپریشن ہوتا ہے کہ اس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اور دوسری بات کہ جب باقی یونیورسٹیز جیسے US کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ جب کسی کو ہائر ایجوکیشن میں لیتی ہیں تو وہ ایک ماڈیول میں اس کو کرواتی ہیں, اس کو اسپیشلائز کرواتی ہیں. یہاں پہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اکٹھے 3-4 ماڈیولز 3-4 سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں کسی بھی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے, جیسے ماسٹرز یا پوسٹ گریجویٹ کی ایجوکیشن ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جب لوگوں کا CV باہر جاتا ہے انٹرنیشنل تو ان کو ترجیح دی جاتی ہے اور یہ سارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا ملٹی کلچرل کنٹری ہے یہاں پہ. اگر آپ لنڈن میں رہ رہے ہو تو آپ کی جو یہاں پہ آپ کے کنیکشنز بہت زیادہ انٹرنیشنلی بنتے ہیں, آپ کو آگے فیوچر میں وہ بہت زیادہ کام آتے ہیں. تیسرا ہم آلموسٹ مڈل میں دنیا کے ہو جاتے ہیں UK, تو اس وجہ سے بھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں, یہاں پہ آ کے رہیں. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے. ایک اور جو اہم وجہ ہے, پہلے جیسے اسٹوڈنٹس ویزا بہت کم ہو گئے تھے UK میں جب یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ اسکیم کو ختم کیا گیا. اب جب گریجویٹ اسکیم کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی UK کے حوالے سے اسٹوڈنٹس میں ایک اٹریکشن پائی جاتی ہے, کیونکہ آپ بعد میں یہاں پہ کام کر سکتے ہیں, 1 یا 2 سال کا آپ کو ویزا یہاں پہ ملتا ہے, اس میں آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. آپ اور کیٹیگریز جیسے اسٹارٹ اپ ویزا ہے, انوویٹر ویزا ہے, یا اگر آپ کسی امپلائر کے پاس کام کرتے ہیں جو آپ کی سروسز سے سیٹسفائڈ ہے تو وہ آپ کو ورک پرمٹ دے سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں UK میں رہتے ہوئے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمیشہ قابل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس اکانومی کا یہ خاصہ ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہو تو آپ کو ایک پراپر یہاں پہ ایک سٹیج دی جاتی ہے جس سے آپ فلائی کر سکتے ہیں, آپ اپنے جو بھی پروفیشن ہے اس میں ایکسل کر سکتے ہیں اور آپ انلمیٹڈ اس میں آگے جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی بیریئرس نہیں ہے. ریسزم کے حوالے سے بہت زیادہ بیریئرس نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز آف دی ورلڈ. تو یہ کچھ خصوصیات ہیں سوسائٹی کی جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ پریفر کرتے ہیں نا. باقی اسکالرشپس کے حوالے سے جیسے چنگز اسکالرشپ ہے وہ پاکستان سے اویلیبل ہے, لوگ اس پہ بھی آتے ہیں. یہاں پہ یونیورسٹیز اگر کوئی فائنینشیل ہارڈ شپ کا شکار ہے تو برسی اسکالرشپ ہے جس میں تھوڑے بہت پیسے اسٹوڈنٹس کو مل جاتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری خوبصورتی ہیں جن جو اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. چائنا سمیت پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. جیسے اس سال 2022 میں پوسٹ گریجویٹ ویزا کے لیے صرف 4,52,000 لوگ آئے ہیں. اسی طرح جو اس سے نیچے ہے لائک جو لوور کیٹیگری ہے اس میں 2 لاکھ لوگ ہیں. ٹوٹل 6.5 لاکھ لوگ تو 2022 میں یہاں پہ ٹریول کیا اسٹوڈنٹ ویزا پہ, جو بہت بڑی تعداد ہے. اسی وجہ سے ٹھیک ہے راشد صاحب, آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں. میں ذرا زاہد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. زاہد صاحب, اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ خواہش مند ہیں برطانیہ میں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, انسٹیٹیوٹس میں داخلہ لینے کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو تعلیم کی غرض سے لوگ برطانیہ آنا چاہ رہے ہیں, کالج یا یونیورسٹی کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی فیصل, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے ایک ابھی آرگنائزیشن کا ذکر ہم کر رہے ہیں, یوکیس نے ایک اپنے پوائنٹ سسٹم جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. اس پوائنٹ سسٹم کو اچیو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ یوکیس کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں. تمام طلباء جو برطانیہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ A لیول اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو ان کو آئلٹس دینا ہے, جو کہ ایک مقررہ گریڈ سسٹم ہے, کسی بھی یونیورسٹی نے داخلے کی ریکوائرمنٹ کے لیے لکھا ہوا ہے. دوسری چیز جو ہے, تمام یونیورسٹیز کیونکہ سٹینڈرڈز برابر ہیں تو اسٹوڈنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس شہر میں یا کس یونیورسٹی میں جا کے وہ کمفرٹیبلی رہ سکتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ کچھ غلطیاں کرتے ہیں, چھوٹے شہروں کی یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پاتے. اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسی بھی غلطیاں کرتے ہیں کہ جیسے میڈیسن لے لیتے ہیں یا انجینئرنگ لے لیتے ہیں اور بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کے شہروں کی جو تیز رفتار لائف ہے اس کو وہ کوپ نہیں کر پاتے اور پھر ان کا کورس میں ڈیلے آ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے کورس کے مطابق وہاں دیکھنی ہوتی ہیں. اور تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ اگر وہ یوکیس کے تھرو کر رہے ہیں تو یوکیس کے جو پوائنٹس ہیں اگر وہ اچیو کرتے ہیں, اور بہت سارے پاکستان میں انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو A لیولز کے بعد یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار منعقد کرواتے ہیں جس میں وہ
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो स्टूडेंट्स को अपनी चॉइसेस को बड़ा वास्ट रखना चाहिए, ख़ुद को लिमिटेड नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटी के इंतखाब के लिए। ये वो 3 चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को हर सूरत में देखना है। बाकी फीसेस ऑलमोस्ट 70% यूनिवर्सिटीज़ की सेम हैं। ऑलमोस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ का म्यार जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट ग्लोबली जैसे बैरिस्टर साहब ने फरमाया, माना साहब ने भी दिया है कि उनकी रिकग्निशन सेम है एज़ लॉन्ग एज स्टूडेंट के अंदर अगर वो स्किल्स हैं, वो गट्स हैं, ही कैन प्रूव। और ये माशाल्लाह से पाकिस्तानी स्टूडेंट तलबा की बड़ी मिकदार जो ऑलरेडी वहाँ पे आ चुकी है तादाद, वो जब यहाँ से जाते हैं तो वहाँ जाके ख़ुद को मनवाते हैं। और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हम 80% स्टूडेंट्स को मैं ऐसे जानता हूँ जो वहाँ पर अच्छी जगहों पे अपनी डिग्री फिनिश करने के बाद वर्क परमिट लेते हैं या अपने काम को आगे बढ़ाते हैं या अपनी लाइफ को वहाँ सेटल करते हैं। तो ये एक वो निज़ाम है जिसको समझना ज़रूरी है, बजाय इसके कि बिला वजह ही अपने आप को किसी मुश्किल में डालकर और क्राइटेरिया को इग्नोर किया जाए। सही है। अच्छा अमानत साहब, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हासिल करने के बाद तलबा के पास ऑप्शन क्या बचता है वर्क वीज़ा के अलावा कि वो बरतानिया में स्टे कर सकें? बेसिकली जी पोस्ट स्टडी वर्क या 2 साल का होता है या 3 साल का। अगर आपने डॉक्टरल स्टडीज की है तो 3 साल का है, और अगर आपने ग्रेजुएट किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 2 साल का है। इसमें आपके पास ओपन वर्क परमिट है, यू डोंट नीड टू फाइंड एनी स्पॉन्सरशिप, आपको टियर 2 की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल जहां आपका दिल चाहता है आप काम करें, और उसके साथ साथ आप जब कहीं काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये एक अपॉर्चुनिटी हासिल होती है, जैसे अभी राशिद साहब कह रहे थे कि अगर उनको वो एम्प्लॉय पसंद आता है तो वो फिर उसको स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, टियर 2 दे देते हैं, जो कि एक सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा अदर कैटेगरीज है जिनको वो चूज कर सकते हैं। इनोवेटर वीज़ा है, सो इमिग्रेशन की तरफ वो बढ़ सकते हैं और सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए ये ख्याल करना चाहिए स्टूडेंट्स को, एक प्री डिपार्चर ब्रीफिंग होती है जो कि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से होती है और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होती है, और उनका एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जो आपको बताता है कि आप किन किन प्रोग्राम्स में इसके बाद आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर एजुकेशन आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तलबा जो हैं, मैं रोज़ाना मुझे 5-10 कॉल्स आती हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान और इंडिया और चाइना से, कि जब वो और फिलीपीन से, कि जब वो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो वो इसका ख्याल नहीं करते कि 1 साल का अगर प्रोग्राम है तो वो अपने आप को काम की तरफ और मनी अर्निंग की तरफ लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि 1 साल में अगर उनका डिसर्टेशन या उनकी कोई भी चीज जो है वो रह जाती है, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पोस्ट स्टडी वर्क फॉर 2 years, और फिर वो इलीगल एंट्रेंट हो जाते हैं और एक बहुत लंबे रूट पे चले जाते हैं, या कि कभी ऐसा भी होता है कि उनको वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए तलबा को ये चाहिए कि वो जब आते हैं तो दिल लगा के 1 साल, जो कहीं 2 सेमेस्टर होते हैं और कहीं 3 सेमेस्टर होते हैं, 3 माह के, तो उसको अपना अच्छे तरीके से अकम्प्लिश करें और फिर फर्दर अपने आप को सेटलमेंट की तरफ ले जाएं। यहाँ पर बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप पोस्ट स्टडी वर्क पे हैं आप अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। अगर आपने अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना है तो आपने ड्यूरिंग योर स्टडीज बुलाना है। ड्यूरिंग पोस्ट स्टडी वर्क यू कैन नॉट bring your dependents, or once you complete your post study work you cannot extend your visa under post study work, you need to switch into another category. So ये बड़ी important चीजें हैं जो कि तलबा को मैं हर रोज समझाता हूं कि आप इन पे अमल करें ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। लेकिन अमानत साहब, अब तो सुनने में आ रहा है जो नई पॉलिसीज़ हैं उसमें स्पाउस की शायद अब इजाज़त नहीं होगी। पहले स्टूडेंट्स को स्पाउस या डिपेंडेंट्स को साथ रखने की इजाज़त होती थी, लेकिन शायद अब उसको ये कट डाउन करना है। देखिए, ये कल की एक न्यूज़ है, अभी जैसे जाहिद भाई बता रहे थे कि यूके में साल से नई स्कीम्स आती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली
इट इज अ प्रॉपर एंड फाइनल डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। इसमें अभी वो ये जरूर कह रहे हैं तीन कैटेगरीज में वो नेट इमिग्रेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। देयर इज नो पॉलिसी, देयर इज नो लॉ, नथिंग लाइक दैट। अभी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसी तरह आ रहे हैं, अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क ऑन है। ये जितनी खबरें आ रही हैं ये सारी खबरें हैं, अभी न्यूज है, कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, आने वाले वक्त में ये जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मैंने 3-4 दफा ये ब्रीफिंग देखी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो डिपेंडेंट्स हैं और वो लोग जो कि लो रैंक यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं और वो लोग जो कि लो रैंक जॉब्स पे आ रहे हैं, क्योंकि यूके में इस वक्त सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो टियर 2 पे हो रहा है। बहुत ज्यादा जो कंपनीज हैं वो टियर 2 पे पूरी दुनिया से लोगों को बुला रही हैं। तो इसी तरह जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आप देखें कि इंडिया जो है वो चाइना को भी पीछे छोड़ गया है। इस साल इंडिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा आए हैं और चाइना से कम आए हैं। तो इस तरह ये न्यूज है, इसको न्यूज के हद तक ही करना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो जैसे आ रहे हैं, जैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो इस तरह इसको कंटिन्यू करें। सही, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ये भी जान के पोस्ट स्टडी वीज़ा के बाद भी क्या आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर राशिद साहब, ये बताइएगा कि क्या PSW के बाद भी यानी पोस्ट स्टडी वीज़ा के बाद भी दोबारा स्टूडेंट्स वीज़ा हासिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू अगर यूनिवर्सिटी आपको कैश देती है। उसमें कोई कानून में कोई ऐसी नहीं है कि आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें आप ये PSW के बाद ग्रेजुएट वीज़ा के बाद उसमें स्विच नहीं कर सकते। एक तो जैसे सीजनल वर्कर कैटेगरी है, या कोई कैटेगरीज हैं जो आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स हैं, या शॉर्ट स्टडी जो वीज़ा होता है उसमें आप इसको स्विच नहीं कर सकते। आफ्टर दैट पेरेंट ऑफ स्टूडेंट चाइल्ड वीज़ा, उसमें आप इसको स्विच नहीं कर सकते, या डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा। ये 5-6 कैटेगरीज हैं जिसमें आप स्विच नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके पास और जो ऑप्शंस है, आप स्टूडेंट वीज़ा में दोबारा स्विच कर सकते हैं। ग्रेजुएट वीज़ा के बाद आपके पास एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत चीज़ है स्टार्टअप वीज़ा, जिसमें आपको पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली 50,000 इनोवेटर वीज़ा के लिए चाहिए होता है, लेकिन स्टार्टअप वीज़ा में अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस प्लान है जिसकी बेस पे आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। इनोवेटर वीज़ा में स्विच कर सकते हैं by having 50,000 pounds in your account for 90 days. After that आपके पास अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से यहाँ से पढ़े हुए हैं तो हाईली पोटेंशियल वीज़ा की आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसमें स्विच कर लें। स्किल्ड वर्कर वीज़ा की आपके पास ऑप्शन होती है। हेल्थ केयर वीज़ा की आपके पास ऑप्शन है। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें आप स्विच करके और फिर उसके बाद अगर वो जिस तरह इनोवेटर वीज़ा है या बाकी वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, इस तरह के वीज़ाज में अगर आप 5 साल गुजारते हैं तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए क्वालिफाई करते हैं। स्टार्टअप में आप नहीं करते, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी होती हैं। फैमिली वीज़ा में भी आप स्विच कर सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा है। तो इस हवाले से एक लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है जिसमें आपकी स्विचिंग हो सकती है। आप इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं और स्विचिंग को तरजीह देते हैं क्योंकि इस सोसाइटी की नॉर्म्स को पसंद करते हैं। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि सोसाइटी का हिस्सा बने, इकोनॉमिकली इसमें अपना किरदार अदा करें। तो ये भी एक रीज़न होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने घर यहाँ पे बसा लेते हैं, अपनी जिंदगी को यहाँ पे नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसके हवाले से मैं कहूँगा कि सही, ठीक है, ठीक। जाहिद साहब, स्टूडेंट्स ग्रांट्स भी दी जाती हैं, क्राइटेरिया क्या है, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको अगर कोई स्टूडेंट फुलफिल करता है तो उसको स्टूडेंट ग्रांट दी जाती है? अब्बासी साहब, बेसिकली तमाम यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स अवेलेबल हैं।
जैसे बैरिस्टर साहब ने पहले बताया था, बर्सरीज मौजूद हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, वो एक लिमिटेड होती है। प्लस फिर इसी तरह ही कुछ बैंक्स हैं, बार्कले, सैंटेंडर, इन्होंने अपने कोलैबोरेशन की हुई है यूनिवर्सिटीज़ के साथ। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी एक स्पेशल स्कॉलरशिप देती है सैंटेंडर का, जो कि स्टूडेंट अवेल करते हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत सारे अवेल करते हैं। फिर दूसरा जो कॉमनवेल्थ का एक स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है। बेइंतहा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट स्टूडेंट्स को मस्ट पहले अपनी ग्रेडिंग सिस्टम को अचीव करना है ताकि वो उन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सके, और फिर उसके बाद उन्होंने उस चीज़ के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं हैं, वहाँ दुनिया भर के स्टूडेंट हैं, अफ्रीका से हैं, चाइना से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, फार ईस्ट से हैं, साउथ अमेरिका से हैं। और हमारे स्टूडेंट नो मैटर कि इनके ए लेवल्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा इनको एक्सपोजर मिलता है, ज़बरदस्त इनकी ग्रेड्स होते हैं, बट सम टाइम ये क्लैप्स कर जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने में। इनकी प्रेजेंटेशन मस्ट इनको इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि ये वो स्कॉलरशिप्स अचीव कर सकें। तमाम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती है, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो एक फेयर एक्सेस सिस्टम है जिसमें तमाम स्टूडेंट उस तक रीच कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करें कि ये उन तक पहुंच सकें, और हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर तमाम स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया, डेडलाइंस, एप्लीकेशन फॉर्म, कहाँ एप्लीकेशन भेजनी है, ईमेल, फ़ोन नंबर मौजूद है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ज़रूर अप्लाई करें, नो मैटर कि उनको ये यकीन है कि वो स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट वो उसको ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, और सम टाइम अगर वो लकी हैं तो स्ट्रेट अवे मिल जाता है, बट सम टाइम उनको कंपटीशन के अंदर भी क्राइटेरिया में जाना पड़ता है। जी ठीक। अच्छा अमानत साहब, ये बताइएगा, जो पार्ट टाइम काम की इजाज़त है तलबा को, क्या इतना काम मिल जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने तालीमी अखराजात पूरे कर सकें और उन्हें अपनी फ़ीस घर से ना मंगवानी पड़े? सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन एडवाइस है बाय ब्रिटिश काउंसिल और UKVI, उसके मुताबिक आप इतने पैसे नहीं कमा सकते कि आप अपनी ट्यूशन फीस और अकोमोडेशन को मेंटेन कर सकें। यस, ये आपको पार्शली इसका एक फ़ायदा होता है। तो स्टूडेंट्स को अपने पहले साल के लिए अपनी अकोमोडेशन और अपनी ट्यूशन फीस जो है उसको मेंटेन करना चाहिए, ताकि वो अपने साल को, अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें, और फिर जब उनके पास 2 साल का ये वर्क परमिट आ जाता है तो उसमें वो एक अच्छी अमाउंट जो है वो कमा लेते हैं, और उस तरह से उनके लिए ये आसानी हो जाती है। तो ये कहीं पर भी पूरे यूके के सिस्टम में कहीं पर ये एडवाइस नहीं है कि आप सिर्फ 4000 पाउंड जो इनिशियल डिपॉजिट है वो जमा करवाएं और उसके बाद आप कुछ लेकर ना आएं। इस तरह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको देखते हैं कि वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो उनको ये चाहिए कि 1 साल की अकोमोडेशन और जो ट्यूशन फीस है उसको मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, और स्कॉलरशिप के लिहाज से अगर आप सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दें, तो ये ज़हन में रखें कि यूके का एक गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, चिवनिंग स्कॉलरशिप, जिसमें पाकिस्तान के जो अच्छी पोस्ट पे लोग हैं वो हमेशा यूके में आते हैं। उसमें टोटल ट्यूशन फी और अकोमोडेशन और आपकी जो मेंटेनेंस है वो सारा यूके गवर्नमेंट इटसेल्फ पे करती है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो वहां पर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वहां पर ऑसेड स्कॉलरशिप है। इसके अलावा हमारे तलबा को ये अभी रिसेंटली UN यूनाइटेड नेशंस पेड इंटर्नशिप्स हैं इन डेनमार्क में, तो वो लिंक मैं आपको भेज दूंगा। उसके लिए पूरी वर्ल्ड से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। ये पेड इंटर्नशिप्स हैं बाय यूनाइटेड नेशंस। तो अगर वो उसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं तो दे गेट पेड, और फिर उनका CV जो है बाय वर्किंग इन यूनाइटेड नेशंस बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो ये तलबा को इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। सही है। इससे मुझे ये इंटर्नशिप से मुझे याद आया बैरिस्टर साहब, अभी इंडिया के साथ बरतानवी हुकूमत का एक मुआहिदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। कुछ फेलोशिप प्रोग्राम्स भी हैं। पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा?
देखिए उसमें एक तो ये काफी अरसे से बात चल रही थी, जब इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी और जो हमारी होम सेक्रेटरी थी उन्होंने ये बात शुरू की थी। उनमें दो इंडिया ने डिमांड्स की थी। एक तो वीजा फ्री किया जाए इंडियंस के लिए कि कुछ मखसूस मुद्दत के लिए 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए उनको वीजा लेने की जरूरत ना पड़े, और दूसरा ये कि ये जो आपने दूसरा स्कीम बताई है उस हवाले से, तो उसमें दूसरी स्कीम के हवाले से यूके गवर्नमेंट ने माना और इस तरह की स्कीम पहले भी इंडियंस के साथ मौजूद थी जो बाद में सस्पेंड कर दी गई थी। जो यूके होम ऑफिस है ये नॉर्मली ये करता है कि हर साल 2 साल के बाद कुछ कंट्रीज को उस लिस्ट में डालता है जिसमें यूथ मोबिलिटी स्कीम के अंदर आप दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हैं। नॉर्मली 1 साल का अरसा होता है। तो पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने कभी बहुत ज्यादा कोशिश की है इस हवाले से उस स्कीम में आने के लिए। पाकिस्तान ने इटसेल्फ, जो पाकिस्तान के जो आप कह लें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है कि अपने स्टूडेंट्स को कहाँ फिट करना चाहते हैं, अपनी यूथ को कहाँ पे वो हिस्सा दिलाना चाहते हैं। इस हवाले से बात भी बहुत ज्यादा नहीं की जाती। जिस तरह इंडियंस अपने मुतालबात लेके किसी भी जब भी कोई इंटरनेशनल किस्म का उनका विजिट होता है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर करता है या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर करता है, तो उनके मुतालबात की एक वसी लिस्ट होती है जिसपे बातचीत होती है। मैं नहीं समझता कि कभी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से बड़ा खुल के बात की हो अपने जो भी इश्यूज है उसके हवाले से। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स इस हवाले से तो बात करते हैं कि मुसलमान की हवालगी हो, बाकी चीजें हो, बट ये जो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी है उस हवाले से एग्रीमेंट्स में कभी भी उसको हिस्सा नहीं बनाया गया। हालांकि अपॉर्चुनिटी होती है कि जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है तो उसमें और बेनिफिट्स भी सिक्योर किए जाते हैं जो कि हमेशा यूके ने पाकिस्तान के हवाले से सिक्योर किए हैं। पाकिस्तान ने कभी भी बहुत ज्यादा इस हवाले से बेनिफिशियल नहीं रहा जब भी इस किस्म की कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है या आर्गुमेंट स्टार्ट हुए हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस हवाले से अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कोई यहाँ पे बातचीत करे। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे इमिग्रेंट्स को हैं, पाकिस्तानी को। तो ये जी अमानत साहब, जी राशिद साहब, अमानत साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। राशिद भाई थैंक यू वेरी मच। जस्ट मैंने एक पिटीशन जो है वो लॉन्च कर दी है इसके लिए और वो यूके पार्लियामेंट से अप्रूव हो गई है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो यूथ मोबिलिटी स्कीम इंडिया के लिए हुई है एग्जैक्टली वो पाकिस्तान के लिए भी होनी चाहिए। अब वो पिटीशन जो है वो ऑन है। अब अनफॉर्चुनेटली मैं उसको पूरी तरह उस पे काम नहीं कर पा रहा और मैंने जो जितने भी मेरे पास रोजाना कुछ 20-25 स्टूडेंट्स आते हैं उनको तो मैं बता रहा हूँ जी, ये मेरी एक मैं उसको समझ गया हूँ। लेकिन एक जो अहम बात है इसका नुक्ता कि जब ये कन्वर्सेशंस हो रही थी बिटवीन गवर्नमेंट्स तो उसमें ये हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कुशन दिया था यूके गवर्नमेंट को, क्योंकि वहां पे आईटी के हवाले से बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही थी, तो उसमें कुशन के जवाब में ये रिलैक्सेशन दी गई थी। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये पिटीशन की बेस पे मैं नहीं समझता कि ये काम होगा। उसमें ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान किस हवाले से अकोमोडेट करता है यूके को तजारत के जो मामलात हैं उसमें। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आपकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस पे है, फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा रोल है, फिर आपके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, स्टेक्स हैं, दैट मीन्स अ लॉट, ये बात भी ठीक है। लेकिन अमानत साहब की जो एफर्ट है उसको भी हमें अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनिशिएट होगा तो आई थिंक बात निकलेगी, तो बात बन जाएगी। मैं तो ये समझता हूँ। जाहिद साहब आपकी तरफ आऊँगा। जाहिद साहब ये बताइएगा, जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं बरतानिया में मुकीम हैं, ऐसे कौन से बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ या फैसिलिटीज़ होती हैं कि स्टूडेंट्स बरतानिया पहुंचकर भी प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होने की वजह से उन सहूलियात से फ़ायदा नहीं उठा पाते, या नॉर्मली क्या हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते हैं उनका ये एटीट्यूड होता है, वो सर्च करते हैं कि मेरे लिए कौन सा जो डिपार्टमेंट है, ये कौन सा जो एस्पेक्ट है वो कास्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है, या वहाँ जाके स्टूडेंट्स अवेयरनेस लेने की कोशिश ही नहीं करते? जाहिद साहब जी। फैसल, बेसिकली जो हमारा स्टूडेंट है ये बड़ा वेल अवेयर है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जैसे मैंने बताया कि जो ए लेवल स्टूडेंट है वो तो अपने इंस्टीट्यूशन से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, क्योंकि उसके वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूकैस है, सारी की सारी प्रेजेंटेशन उसके पास अवेलेबल। अब रह गया दूसरा स्टूडेंट जो कि ए लेवल्स का नहीं है, जिसने आइल्ट्स देनी है, जो दूरदराज इलाकों से है, मुज़ाफ़ात से है, लाहौर से नहीं है, कराची से नहीं है, किसी और इलाके से है।
उस स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी उसको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और उसका इन्हिसार होता है लोकल एडमिशन एजेंट्स के ऊपर, जो कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं। अब वो जो एजेंट्स हैं वो अपने तौर पर अपने अंदाज से एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी होती है, वो उसी को काफ़ी समझता है, वो उससे आगे जाने की कोशिश ही नहीं करता और ना उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जबकि उसको वो करना चाहिए। ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट अवेलेबल है, ब्रिटिश काउंसिल के अप्रूव्ड एजेंट्स पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उनको उनसे रब्ता करना चाहिए, फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के तौर पर चेक करना चाहिए, यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें जो एक स्टूडेंट को जो कि एक कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जा रहा है उसको प्रिपेयर करता है। एडमिशन करने से पहले अपने एक सब्जेक्ट की वजह से जैसे बैरिस्टर साहब ने और अमानत साहब ने भी बताया कि स्टूडेंट एक मॉड्यूल में स्पेशलाइजेशन नहीं करे, 2 में करे, 3 में करे, अपने आप को प्रिपेयर करे। अब वो प्रिपेयर करने के लिए उसके पास क्या ऐसी चीज़ मौजूद है कि उसको ये पता लगे कि हाँ, अगर मैं सिर्फ ACCA में जा रहा हूँ, ACCA मेरे लिए बेहतर है या मेरे लिए बैचलर बिजनेस अकाउंटिंग या लॉ या कोई और डिग्री बेहतर है। अब ये सब्जेक्ट उसको डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भी चेक करे, वहाँ एक्सप्लोर करे, ब्रिटिश काउंसिल को एक्सप्लोर करे। ब्रिटिश काउंसिल के अंदर उनके अप्रूव्ड रिप्रेजेंटेटिव एजेंट्स मौजूद हैं जो कि आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करते हैं और इन स्टूडेंट्स के लिए एक डोर ओपन होता है इंफॉर्मेशन का पूरा। वहाँ पर एक ओशन है जिसमें वो जितना चाहे एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये बड़ा ज़रूरी है एडमिशन को अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जाहिद भट्टी साहब आपका, बैरिस्टर राशिद असलम साहब आपका, अली अंजुम साहब आपका, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि अवेयरनेस अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। वो लोग जो बरतानिया में हमें देख रहे हैं, बरतानिया जा चुके हैं, लेकिन बहुत सी ऐसे मामलात हैं जिसके बारे में अभी उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस तरह जाहिद साहब ने आखिर में बताया था कि ब्रिटिश काउंसिल की जो वेबसाइट है उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के जो इंफॉर्मेशन डेस्क है या वेबसाइट्स हैं उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और वीज़ाज़ को लेके बड़ी डिटेल हमने गुफ्तगू की है। जो हालिया बात चल रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पाउस की या डिपेंडेंट को पहले साथ रखने की इजाज़त थी, उस पर भी अब जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उनकी गुफ्तगू से यही लग रहा था कि ये बरतानवी हुकूमत गैलरी के साथ प्ले कर रही है, पॉलिसी में एज सच इतनी जल्दी शिफ्ट आने का नहीं है। सो ये मामलात हैं। बहरहाल स्टूडेंट्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।